एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। तो बीते कुछ समय से हम 7 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, जनवरी से जुलाई 2024 तक के अपडेटेड। अभी तक वैसे इसके 2 पार्ट ही अपलोड हुए हैं और एक पार्ट में हम केवल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। 2 पार्ट अपडेट हो चुके हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं। कल इसमें ब्रेक हो गया था, तीसरा पार्ट नहीं आया, तो आज जो इसका तीसरा पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो तीनों सीरीज को मिला करके आपके 100 क्वेश्चंस ये 2024 के 7 महीने के कवर हो जाते हैं। चौथा पार्ट इसका कल आएगा और टाइमिंग सेम है, 4 बजे शाम को आपको ये जनवरी से जुलाई के करंट अफेयर्स मिलेंगे और शाम में 7 बजे आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज मिलेगी। आज शाम को 7 बजे आपको मिलने जा रही है इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस जो चलाए गए हैं विभिन्न कंट्रीज में, इनसे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। 61 नंबर का क्वेश्चन है। फोर्ब्स ने भी हाल ही में सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट की लिस्ट जारी की थी और इस एथलीट की लिस्ट में टॉप पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि मैं बात करूं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो इतना तो आपको मालूम है ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हैं। इनकी जो कुल कमाई है ये 260 मिलियन डॉलर बताई गई है। हालांकि अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं जॉन रहम जो कि एक स्पेनिश प्रोफेशनल गोल्फर हैं। तीसरे स्थान पर रहे हैं अर्जेंटीना के लियोनल मेसी। यदि मैं बात करूं कि इसमें क्या कोई महिला खिलाड़ी शामिल है, तो टॉप 50 में कोई भी महिला खिलाड़ी शामिल इसमें नहीं रही है। ठीक है, ऑप्शंस की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी में है लियोनल मेसी। इन्हीं की कैप्टनसी में फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 का था अर्जेंटीना ने जीता था। नोवाक जोकोविक, हालांकि ये टेनिस से संबंधित है, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। और विराट कोहली अभी इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप रहा था जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, इसमें ये प्लेयर ऑफ द मैच ये चुने गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में ही एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा का उद्घाटन किया है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके पहले एलन मस्क ने स्टारलिंक सर्विस का कहीं पर उद्घाटन नहीं किया है, लेकिन मई 2024 में ये किया गया है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में कहां पर? तो इंडोनेशिया के बाली के डेनपसार में। इसका टारगेट है कि इंडोनेशिया के दूरस्थ क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट प्रदान करना है, जिससे कि द्वीप समूह के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। स्टारलिंक पहले से ही साउथ ईस्ट एशिया यानी कि मलेशिया और फिलीपींस में अवेलेबल है। जैसे टावर के माध्यम से सिग्नल मिलता है ना, आपके आसपास के क्षेत्रों में आप लोगों ने देखे होंगे, कई कंपनीज के टावर लगे होंगे। तो अब टावर के माध्यम से ना कहते हुए हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से अब इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता करेंसी रुपया प्रवंतो सिबियंतो वर्तमान में यहाँ के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। सवाल नंबर 63 है, पर्यटक के रूप में यानी कि एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आंध्र प्रदेश के गोपीचंद थोटाकुरा। ये अमेजोन के जो संस्थापक है ना, जेफ बेजोस, इन्हीं की एक अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ऑरिजन। इसका जो न्यू शेफर्ड 25 मिशन था, इसी के चालक दल के हिस्से के रूप में ये अंतरिक्ष पर गए हुए थे और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर ये जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे हैं। आप रिलेट करेंगे तो नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के तहत जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की गई थी, इसमें क्रिस्टलिना कोच और विक्टर ग्लोवर का नाम शामिल है। जबकि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम हो जाएगा रियाना बरनावी। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र दराज की महिला, सबसे कम उम्र नहीं होना चाहिए, सबसे उम्र दराज यानी कि सबसे वृद्ध आप कह सकते हैं, सबसे ज्यादा उम्र की जो महिला इसमें बनी है ये बन गई है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे, इनकी उम्र है 56 साल और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। 55-56 साल इनकी उम्र है। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली भारतीय है, लेकिन यदि पहली दिव्यांग पूछा जाता तब अरुणिमा सिन्हा राइट आंसर होता। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्रेफायर मिशन लॉन्च किया है? तो ये अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रेफायर यानी कि पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट,
जो पृथ्वी का ध्रुवीय क्षेत्र है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो यहाँ पर आर्कटिक और यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। बेसिकली यहाँ पर मानव बसाहट नहीं है, लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ होता है। रिसर्च वगैरह का काम यहाँ पर चलता है। तो इसी ध्रुवीय क्षेत्र का, आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल का अध्ययन करने के लिए प्रेफायर मिशन ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नासा का फॉर्मेशन ईयर है 1958। वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर, बिल नेल्सन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जैक्सा जापान की, रॉस कॉस्मोस हो जाएगी रशिया की स्पेस एजेंसी। सवाल नंबर 66 है, भारत किस देश को हाई ऑक्टेन एक्सपी, एक्सपी का मतलब है एक्स्ट्रा प्रीमियम 100 पेट्रोल प्रदान करने जा रहा है? तो ये भारत प्रदान करने जा रहा है पड़ोसी श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही श्रीलंका है जहां का जो कंके संथुराई पोर्ट है, इसके डेवलपमेंट के लिए भारत है जो कि अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर से फ्यूल की क्वालिटी मापी जाती है, आप ये भी कह सकते हैं। सवाल नंबर 67 है, यूट्यूब के सीईओ सुजैन वोजिस्की ने पद छोड़ा है। इन्हीं के स्थान पर पदभार ग्रहण कर लिया है भारतीय मूल के नील मोहन ने। यूट्यूब की स्थापना 2005 में की गई थी स्टीव चेन, चार्ड हर्ले और जावेद करीम के द्वारा। अभी वर्तमान में सीईओ नील मोहन है। गूगल के सीईओ हो जाएंगे सुंदर पिचाई। वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा और अरविंद कृष्णा हो जाएंगे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM के। नेक्स्ट है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? फरवरी के महीने में जो अनिल कुमार लोहाटी ये बने हैं ट्राई के अध्यक्ष। ट्राई का फॉर्मेशन ईयर 1997 है, दिल्ली में मुख्यालय है। अरविंद पनगड़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक नीना सिंह है, जबकि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक हो जाएंगे राहुल रजगोत्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिम तेंदुओं पर पहली वैज्ञानिक गणना जारी की गई, जिसमें कि हिम तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या ये बताई गई है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में कुल 718 हिम तेंदुए हैं, जिसमें कि लद्दाख में है 477, 477। इसके बाद उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में है। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है और लद्दाख के द्वारा भी इसे राज्य की पशु के रूप में घोषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में टाइगर्स की संख्या सबसे अधिक है और इसके अलावा लेपर्ड्स यानी कि तेंदुओं पर भी जो पहली नहीं अभी जो गणना आई है इसके अनुसार सबसे अधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है। प्रवासी पक्षियों की सबसे अधिक संख्या ये बताई गई है बिहार में, जबकि मवेशियों की संख्या सबसे अधिक ये बताई गई है उत्तर प्रदेश में। 70 नंबर का सवाल है, हाल ही में तीसरी बार ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ACC यानी कि एशियाई क्रिकेट काउंसिल आप इसे कह सकते हैं। तो BCCI के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह ये तीसरी बार निर्विरोध ACC के अध्यक्ष बने हैं, जिसका मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अनिल लाहोटी और अरविंद पनगड़िया का जस्ट हमने डिस्कशन किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रमोद अग्रवाल। सवाल नंबर 71 है, हाल ही में किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48 नंबर का स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय दिल्ली में, राकेश पाल इसका पदभार संभाल रहे हैं। इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को और BSF 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 रिलीज किया गया 2024 में। इसमें शीर्ष पर कौन है यानी कि सबसे कम करप्शन किसी देश में है? तो ये है डेनमार्क। तो डेनमार्क टॉप पर है, 180 देशों में भारत को 93rd प्लेस पर रखा गया। लास्ट टाइम जो रैंकिंग आई थी इसमें भारत को 85 प्लेस पर रखा गया था। अब मैं आपको बता दूं इसमें सबसे ऊपर में है सोमालिया। सोमालिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है, जहां पर सबसे अधिक करप्शन होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट है, जिसमें कि डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड टॉप 3 कंट्रीज रही हैं। आइसलैंड अभी जून के महीने में जो जेंडर गैप रिपोर्ट आया है 2024 का, इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा। इंडिया को 129 प्लेस पर रखा गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो मई 2023 में रिलीज की गई थी, इसमें नॉर्वे टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग रही है 159।
इस साल जो खुशहाली सूचकांक रिलीज किया गया, हैप्पीनेस रिपोर्ट आप कह सकते हैं, इसके अनुसार फिनलैंड टॉप पर है। इंडिया की रैंकिंग 126, पिछले साल भी यही थी, सेम इस साल है। अगला सवाल है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसे 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है नाओरेम रोशिबिना को। वुशु क्या है? वुशु या कुंफू आप कह सकते हैं, एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट है। एटना बोनमती, ये स्पेन से बिलोंग करती हैं, ये फुटबॉलर हैं। मीराबाई चानू मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। जबकि ईगा स्विटेक की बात की जाए तो ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं और ये टेनिस से रिलेटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली जो कार निर्माता कंपनी बनी है, ये बनी है टोयोटा। अब कितनी यूनिट्स बिकी है ये तो एग्जाम का पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप ये जरूर याद रखें, टोयोटा जो कि एक जापानीज कंपनी है, टेस्ला जिसके मालिक एलन मस्क हो जाएंगे, टाटा और मारुति सुजुकी ये भारतीय ब्रांड है। 75वें नंबर का सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो जनवरी 2024 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा एडिशन आयोजित किया गया। पदक तालिका में महाराष्ट्र टॉप पर रहा था, इसके बाद तमिलनाडु और हरियाणा का स्थान रहा था। इसका शुभंकर क्या था? वीरा मंगई। होस्ट किसने किया था? तो ये तमिलनाडु के द्वारा होस्ट किया गया था। टॉप पर कौन था? महाराष्ट्र, ये हमने देख लिया। एडिशन यानी कि संस्करण इसका कौन सा था? तो ये था छठवां। नेक्स्ट चलते हैं, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो सबसे अधिक जो पैसा मिला है, ये मिला है रक्षा मंत्रालय को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया। ये छठा मौका था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। अंतरिम बजट के प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख करोड़ के साथ सबसे अधिक आवंटन दिया गया और इसके बाद फिर सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसमें दूसरे स्थान पर रहा है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? तो ये फरवरी का इंपॉर्टेंट डे मैंने ऐड किया है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, क्योंकि इसी दिन 1971 में ईरान के रामसर कन्वेंशन में भारत ने हस्ताक्षर किए थे। मतलब कि हस्ताक्षर भारत ने किए थे 1982 में भारत शामिल हुआ, लेकिन आर्द्र भूमियों को संरक्षित किए जाने को लेकर के 2 फरवरी 1971 में ये ईरान का रामसर कन्वेंशन हुआ था। इस बार की थीम है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। 78 नंबर का सवाल है, न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली जो न्यूरालिंक कंपनी है, इसका संबंध किससे है? तो ये संबंधित हो जाएगा एलन मस्क से। इस चिप को सर्जरी के जरिए इंसान के दिमाग में डाला जाएगा। न्यूरालिंक चिप का उद्देश्य मनुष्यों को केवल सोचकर बाहरी उपकरणों को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन ये हो जाएंगे सत्या नडेला, और जो दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है अमेजॉन, इसके मालिक हो जाएंगे जेफ बेजोस, जबकि सीईओ है एंडी जसी। हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस जिसका नाम है नीतीश किसने लॉन्च किया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर नीतीश की फुल फॉर्म बनती है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। ये तकनीक विशेष रूप से लाइटिंग, आप तड़ित कह सकते हैं, बाढ़, जो हीट वेव्स होती है, जो कोल्ड वेव्स होती है, इन्हें टारगेट करेगी। मतलब कि आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने के आधे घंटे पहले ही यूजर्स को ये अलर्ट कर देगा। किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इस उपकरण को वाटरप्रूफ बनाया गया है ताकि यह मौसम की विभिन्न स्थितियों में सुचारू रूप से काम कर सके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र किसने लॉन्च किया है? यह भी हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वत्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान दो क्षेत्रों के बीच मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान कराएगी और बहते हुए पानी पर पुल बनाने में सेना की सहायता करेगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत में देश की रक्षा से संबंधित अनुसंधान करने वाली प्राथमिक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। समीर कामत वर्तमान में इसके प्रमुख है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की, माफ कीजिएगा नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, 78 के बाद यहाँ पर 80 और 81 होना चाहिए, इसे मैं सुधार दूंगी। ठीक है,
भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रीति रजक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा है, जबकि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हो जाएंगी सुमन कुमारी। वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है? तो विकसित भारत का लक्ष्य ये रखा गया है 2047 तक का। सरकार 4 प्रमुख ग्रुप्स पर काम करेगी: गरीबों पर, महिलाओं पर, युवाओं और किसानों पर। वित्त मंत्री का ये कहना है कि सरकार पिछले 10 वर्षों में, जब से यूपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है आप कह सकते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इन 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। अब कितना ऊपर उठाया ये आप हम सभी जानते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य किस राज्य सरकार ने विधानसभा में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बिल पारित किया है? फरवरी 2024 में ये पारित किया गया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के द्वारा। और मैंने ये भी पढ़ा था कि यदि ये बिल पास हो जाएगा तो यूसीसी लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड ही होगा। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स मैंने ऐड कर रखी है कि इसके जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने का प्रावधान है। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में एक समान कानून होगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। जैसे कि पर्सनल लॉ के तहत जो मुस्लिम है ये 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के होते दूसरी शादी करना अपराध है। तो यदि एक कानून बन जाएगा जिससे कि दोनों धर्मों के लोगों को मानना ही पड़ेगा। हालांकि उत्तराखंड के इस नए कानून के ड्राफ्ट में आदिवासियों को इससे अलग रखा गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसेन है। पुष्करधामी मुख्यमंत्री गुरमीत सिंह राज्यपाल है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी और राजा जी आप रिलेट कर सकते हैं। चर्चे में रही सुबिका पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। अभी चर्चे में इसलिए आई क्योंकि ये पेंटिंग विलुप्ति की कगार पर है। इसका कारण है कला के बारे में जागरूकता की कमी होना। और सुबिका पेंटिंग जो कि मणिपुर के मेइती समुदाय से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश है जो कि यूपीआई भुगतान तंत्र को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये बन गया है फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति। फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये बनाए गए हैं गैब्रियल अटल। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया जैसलमेर, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2024 में। इसका लास्ट एडिशन 2019 में हुआ था। ठीक है। वायुसेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई। विवेक राम चौधरी इसके प्रमुख हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चिल्का पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? चिल्का लेक जो कि खारे पानी की लेक है, ओडिशा में। चिल्का पक्षी महोत्सव ओडिशा में आयोजित किया गया, जिसका चौथा संस्करण था। 1981 में चिल्का लेक को रामसर साइट में ऐड किया गया। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है और चिल्का झील में दया नदी अपना डेल्टा बनाती है। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो ये फरवरी महीने की 4 तारीख को मनाया जाता है। कैंसर के प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये एक पहल है। इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर। भाजपा के किस वरिष्ठ नेता को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जा चुका है। आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो कि 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी के सह संस्थापक भी रहे, आरएसएस के मेंबर भी रहे और 1998 से 2004 तक सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री ये रहे हैं। 2015 में पद्म विभूषण अवार्ड से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा 4 अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो आप रिलेट कर सकते हैं कर्पूरी ठाकुर का नाम, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, एक नाम। दूसरा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। तीसरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव और चौथा नाम आप इसमें रिलेट कर सकते हैं हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का नाम। भारत में जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 90 नंबर का सवाल है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट बैंक पर बैन लगाया है? तो ये बैन लगा दिया है पेटीएम पेमेंट बैंक पर। यदि मैं बात करूं, देखिए वैसे पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी, नोएडा में जिसका मुख्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है 91 नंबर का सवाल, हाल ही में किसे 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री
पद की शपथ दिलाई गई है? तो देखिए, जब से मैं करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, ये जब भी बिहार का क्वेश्चन आता है तो यही पढ़ाती हूँ मैं। बिहार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया है? नीतीश कुमार ने। नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। मतलब बस ये पार्टी बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री यही है। 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है नीतीश कुमार ने। यदि मैं बात करूं, बिहार की राजधानी पटना है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर है। नेशनल पार्क में वाल्मीकि और राजगीर अभ्यारण्य आप रिलेट कर सकते हैं। बापू टावर आपको रिलेट करना है, इसे बिहार में उद्घाटन किया गया है। और इसके अलावा फल्गु नदी पर रबर डैम का भी उद्घाटन यहीं पर किया गया था। 92 नंबर का सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है रशिया के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेंगो ने। देखिए, अभी तक ये हम कह रहे थे कि लगभग 2.5 साल तक का समय इन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है। जब ये सितंबर में लौट करके आएंगे ना, तो वो हम कहेंगे कि लगभग 1100 दिन का समय ये अंतरिक्ष में बिता करके आए हैं। क्रिस्टीना कोच, विक्टर ग्लोवर का नाम हम देख चुके हैं नासा से रिलेट करते हुए, जबकि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम अभी मैंने आपको बताया है रियाना बरनावी। ग्रैमी अवार्ड, जिसे संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है भारत के ही एल्बम दिस मोमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन का ये एल्बम है। या ओवरऑल में कहूं तो वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड ये जीता टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट्स ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये है रितु बाहरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी विपिन सांघी को इन्होंने रिप्लेस किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा है। रेलवे बोर्ड के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा। फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है जो कि गगनयान मिशन के पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही है? एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखें, इसका नाम हो जाएगा व्योमित्र। इसरो का फॉर्मेशन ईयर है 1969। बैंगलोर में हेडक्वार्टर एस सोमनाथ अध्यक्ष हैं। काला घोड़ा ये तो एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है जो कि मुंबई में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही मुंबई है जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी 2024 में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो आप कह सकते हैं दृष्टिबाधित लोगों का ये T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि कर्नाटक ने जीता है आंध्र प्रदेश को हरा करके। हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी और पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीती है। 98 नंबर का सवाल है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना का असैन्य वर्ष घोषित किया है? तो ये इसी साल 2024 को घोषित किया है। इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाती है और दिनेश कुमार त्रिपाठी इसके वर्तमान में प्रमुख है। पेरिस ओलंपिक जो कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में शुरू होने जा रहा है, इसमें मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा का। और पेरिस फ्रांस में होना फ्रीजियन कैप इसका मस्कट है। ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है किसे? शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से रिलेटेड है और बैडमिंटन से संबंधित पीवी सिंधु को। अंतिम सवाल है, फरवरी 2024 में 5 नई रामसर साइट जुड़ने के बाद भारत में कितने रामसर साइटें हैं? लास्ट ईयर तक हम पढ़ रहे थे 75, फरवरी में 5 और ऐड हुई, जिसमें कि कर्नाटक के 3 और तमिलनाडु के 2 हैं। तो हम क्या कह रहे थे कि अब देश में रामसर साइटों की संख्या 80 है। अभी क्या चल रहा है? जुलाई। आज तारीख है 13 जुलाई। देखिए 13 जुलाई 2024 तक का अपडेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें 2 और रामसर स्थल ऐड हो चुके हैं, तो कुल 82 हो जाएंगे। इसमें जो 2 और ऐड हुए हैं ना, ये बिहार के नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये आप एडिशनल तौर पर याद रखें। कल की जो हम क्लास शुरू करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे। आज हमारे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर। ठीक है, थैंक यू सो मच।